नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं जुलाई 2025 में। हम डे बाय डे आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए थ्योरी की ये क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 क्लासेज भी हमने आपको दी है। अगर इसी क्लास से आप जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूँ, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सीबीटी एग्ज़ाम आईटीआई सेकेंड ईयर 2025 नाम से, जाकर के उन सभी क्लासेज को ज़रूर देखना, क्योंकि इन जो 11 क्लास में, इस 12 क्लास से पहले 11 क्लास में जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आगे किसी क्लास में रिपीट नहीं होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है एक एक क्वेश्चन। सो आपको सारे क्वेश्चन समझने और पढ़ने हैं। विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ, अगर आप कॉलेज भी नहीं गए ना तो भी 75 के 75 क्वेश्चन हमारे इन्हीं वीडियोज़ में से होंगे। बस आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सीक्वेंसली आपको एग्ज़ाम तक जितनी क्लासेज मिलेगी उन सबको ज़रूर देख लेना एक एक करके। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जो पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन हो गए थे। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। 3 फेज मोटर पहले भी हो चुकी है, डीसी मोटर जनरेटर वो भी है, आगे इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरिंग और वो भी होगी। तो चैनल से जुड़े रहे, कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, बहुत मेहनत लगती है, बदले में एक छोटा सा लाइक मांग रहे हैं। चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी इन क्लासेज को देख सके। देखो, जब उनके पास क्लास पहुँच जाएगी ना तो डेफिनेटली वो इस क्लास को देखते ही सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे। इतनी मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। आप बस शेयर कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। आज जो शुरू करते हैं, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन इतना पर्याप्त है। चलते हैं क्लास की तरफ। तो माय डियर, ये था लास्ट क्वेश्चन जो पिछली क्लास में हम इस क्वेश्चन पर रुके थे। अब इसी क्वेश्चन से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, पहले ही बता रहा हूँ, और है इम्पोर्टेंट। हम आपके एग्ज़ाम को 2019 से फॉलो कर रहे हैं, तो सीबीटी एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चन को आपको कवर करके अच्छे से दिया है। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने क्या करें, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए स्ट्रेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। यहाँ 2 सवाल बन गए। हो सकता है कि पेपर में ऐसा सवाल भी हो कि साउंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में कौन सी मोटर काम में लेते हैं, तो स्ट्रेसिस मोटर आ जाएगा। हिंदी में सेथिले मोटर बोलते हैं। वैसे थ्योरेटिकल मैंने ऐप में इस मोटर को बहुत पढ़ा है। कोई बात नहीं, नहीं गए कॉलेज, अभी भी ध्यान से सुन लो। कंसेप्ट के साथ बताऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा। जल्दबाजी वाली बातें मेरे पास मत करना प्लीज़, है ना, कि गुरुजी 10 मिनट में 30 क्वेश्चन करवा दो, हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं भाई। अब आप सेकेंड ईयर पास कर लोगे, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, कितनी वैकेंसियाँ आ रही है, उनमें अप्लाई करने के लिए फिर आपको कंपटीशन भी फाइट करना पड़ता है। तो देखिए ध्यान से, ये मोटर स्ट्रेसिस हानि के सिद्धांत पर ही काम करती है। आपने पढ़ा होगा एडी करंट हानि और स्ट्रेसिस हानि 2 हानियाँ होती है। स्ट्रेसिस हानि जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं कोर मटेरियल पर निर्भर जरूर करती है। कोर का स्ट्रेसिस नियतांक कितना है, इसलिए ध्यान रखना। इसका जो रोटर होता है ना, वो कठोर क्रोमियम स्टील का बना होता है। इससे क्या होगा, इससे इसकी धारण क्षमता उच्च होगी, और उच्च धारण क्षमता के कारण अवशिष्ट चुंबकत्व बहुत ज़्यादा होगा। अवशिष्ट चुंबकत्व जितना ज़्यादा होता है, स्ट्रेसिस हानि उतनी ज़्यादा, और इस मोटर का टॉर्क स्ट्रेसिस हानि के समानुपाती है। यानी स्ट्रेसिस लॉस जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रेसिस हानि उतनी, जिससे टॉर्क उतना ही अधिक होगा। तो इस मोटर की बड़ी खास बात यह है कि रोटर कठोर क्रोमियम स्टील का होता है, तो रोटर लेमिनेटेड नहीं होता। अगर लेमिनेटेड नहीं होगा तो इस मोटर को मैग्नेटिक और मैकेनिकल वाइब्रेशन फ्री मोटर कहा गया है। यानी मोटर में ना कोई चुंबकीय शोर होता है, ना ही कोई यांत्रिक रूप से कंपन होता है। वो तब होता है जब पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके जब अपन बनाते हैं ना, तब कठोर होता है ना, तो वो आवाज़ नहीं करता। तो सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है नॉइसलेस ऑपरेशन। मोटर बड़ी शांत और स्मूथ चलती है, तो जहाँ साउंड रिकॉर्ड करना हो वहाँ मोटर का साउंड नहीं आएगा और बिल्कुल आपका एक्चुअल साउंड रिकॉर्ड होगा। बात समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में। हाँ, ऑप्शन बदल सकते हैं। यहाँ जैसे शांत प्रचालन, सही उत्तर सी ऑप्शन में दिया हुआ है, आपके पेपर में हो सकता है ए ऑप्शन में होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। विश्वास कर लो, पूरे साल अगर नहीं भी गए हो ना तो भी पढ़ लो, 90% से ऊपर की गारंटी है। 75 क्वेश्चन आएंगे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इन सब का। इस पर मैंने पैटर्न का वीडियो दिया हुआ है, जरूर जाकर देखना। सीबीटी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, तो जरूर देखना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं ताकि आपको अपनी प्रैक्टिस हो जाए तैयारी की। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सवाल देखो, सबमर्सिबल पंप वाइंडिंग के लिए कौन सी तार का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्वेश्चन 3 मोटरों में आ चुका है। डीसी मोटर मशीन का जब अपन ने पढ़ा तब भी आया, 3 फेज मोटर की वाइंडिंग में भी सवाल आ गया और सिंगल फेज में भी आ गया। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कहीं ना कहीं से घूम फिर करके आपकी शिफ्ट में आ ही जाएगा। पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर काम में लेते हैं हम।
जो सबमर्सिबल पंप होता है, पानी में डूब करके जो मोटर काम करती है ना, वो वाली, तो उस पर जो तार होती है ना, उस तार पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक इंसुलेशन होता है तार के ऊपर। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि वाइंडिंग वायर के रूप में सर्वाधिक हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सर्वाधिक इस्तेमाल सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का होता है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो सबमर्सिबल मोटर, सबमर्सिबल पंप या सबमर्सिबल मोटर नाम दे दे तो आपको पीवीसी कवर्ड की तरफ जाना है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये 3 फेज़ वाले में से आया कि सिंगल फेज़ वाले में से आया कि डीसी वाले में से आया। हमें तो सवाल का वहाँ पर आंसर करना होगा और कोई ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, आ जाइए अगले सवाल पर। वाउंड रोटर के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर होती है? देखो वैसे तो वाउंड रोटर स्लिप रिंग मोटर को बोलते हैं, और स्लिप रिंग मोटर जो है वो केवल 3 फेज़ में ही होती है। सिंगल फेज़ में एक स्लिप रिंग होती तो है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। व्यवहारिक रूप में उस मोटर की कोई इस्तेमाल नहीं है, थ्योरेटिकल हम कभी कभी पढ़ाते ज़रूर है, लेकिन फिर भी वाउंड रोटर का मतलब होता है बंधा हुआ रोटर जिसमें वाइंडिंग है, तो वो रिपल्सन मोटर है। इसका जो रोटर होता है उस पर वाइंडिंग करके कम्यूटेटर होता है, और कम्यूटेटर को जैसे स्लिप रिंग में होता है वैसे कम्यूटेटर है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। रिपल्सन मोटर, हिंदी में इसे प्रतिकर्षण मोटर बोलते हैं। ये प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर ही काम करती है। रोटर में प्रतिकर्षण बल लगता है। एक रिलक्टेंस मोटर होती है, वो रिलक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है। स्ट्रेसिस मोटर है, स्ट्रेसिस हानि के सिद्धांत पर काम करती है। सिंगल फेज मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तब आपको ऑप्शन करना है लेंज का नियम। आपके इस पेपर में 2 सवाल बनते हैं, मैंने पिछली क्लास में करवाया था। सिंगल फेज मोटरों का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आ जाओ अगले सवाल पर, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा, फिर ऑप्शन दिखाऊंगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के घूमने की दिशा को आप कैसे बदलेंगे? देखो हमारे सिंगल फेज की मोटरें ज़्यादातर होती है 6, 3 तो है कैपेसिटर मोटरें, इसी के साथ एक और होती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इन चारों मोटरों की, कैपेसिटर की 3 मोटरें हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इन चारों मोटरों की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने का एक ही ऑप्शन है, मतलब एक ही उत्तर देना है चारों का। क्या उत्तर देना है माय डियर? या तो रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन परिवर्तित करके, मतलब दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के सिरे उलट दो, विपरीत कर दो, घूमने की दिशा बदल जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कैपेसिटर को जोड़ बैठते हैं मोटर के साथ, और प्रैक्टिकली अगर आप जाएंगे ना तो दुकान वाला भी यही कहता है कि कैपेसिटर की तारें चेंज कर दो। अरे भाई, हम वो कैपेसिटर की तार नहीं बदलते, हम वो वाइंडिंग वाली बदलते हैं। बात ये है कि कैपेसिटर एक वाइंडिंग के साथ जुड़ता है, इसलिए वो खुल करके आपको लगता है कि हमने कैपेसिटर के बदल दिए। कैपेसिटर के टर्मिनल बदलने से, सप्लाई के टर्मिनल बदलने से मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नहीं बदलेगी, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा, मुख्य वाइंडिंग के सिरों को आपस में बदल करके। मुख्य वाइंडिंग मेन वाइंडिंग को बोलते हैं, मेन वाइंडिंग का दूसरा नाम रनिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ, सप्लाई के सिरे बदलने से नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा गुरुजी? इसलिए नहीं बदलेगा, दोनों वाइंडिंग में डायरेक्शन एक साथ बदल जाती है। कैपेसिटर के सिरे बदलने से नहीं बदलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दोनों वाइंडिंग के सिरे एक साथ आपको बदलने ही नहीं है। यहाँ पर अब की बार हो, मान लीजिए कि एग्जामिनर कुछ आपको कंफ्यूज करना चाहे तो वो ऑप्शन जोड़ देगा सहायक वाइंडिंग के टर्मिनल बदल कर, तो फिर वो कर देंगे। दोनों में से एक वाइंडिंग का ऑप्शन पेपर में होना चाहिए, ये ध्यान रखना, दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ दूसरे पर ले चलता हूँ। ये है अब और नया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। घरेलू पानी पंप के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? घरों में जो पानी के लिए पंप हम लगाते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपके घर में है या आस पड़ोस में कहीं भी है, मोटर में कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो भाई वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। देखो शेडेड पोल मोटर का तो टॉर्क बहुत कम है, तो ये तो खिलौनों में, हेयर ड्रायर में, ऐसी लोकेशन जगह पर काम में लेते हैं। यूनिवर्सल मोटर के बारे में आपने बार बार पढ़ ही लिया, फूड मिक्सर में, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में, वैक्यूम क्लीनर में, ब्लोअर वगैरह में होती है। रिपल्सन मोटर का कोई खास इस्तेमाल है नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि मोटर की संरचना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल संरचना है। कम्यूटेटर, ब्रूस, अपने को इतना कहाँ करना होता है ना, व्यवहारिक जीवन में तो सिंपल चाहिए। सबसे सरल संरचना होती है कैपेसिटर मोटरों की, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर।
और उसमें भी परमानेंट कैपेसिटर वाली मोटर होना, तो वो आपकी और भी इजी, जिसमें केवल एक कैपेसिटर है, बस सेंट्रीफ्यूगल वो स्विच वाला भी लफड़ा नहीं है। आइए अगले सवाल पर, किस मोटर में हाफ कॉयल वाइंडिंग होती है? देखो हमारे वाइंडिंग जो है ना 2 प्रकार की होती है। मैंने 3 फेज मोटर में कनेक्शन के टाइम एक सवाल करवाया था, 3 फेज मोटर में कनेक्शन का एक आया था। एक वाइंडिंग को बोलते हैं होल कॉयल वाइंडिंग और दूसरे को बोलते हैं हाफ कॉयल वाइंडिंग। ये होता है वाइंडिंग के कनेक्शंस के अकॉर्डिंग। हमारा जो छत पंखा होता है ना, सीलिंग फैन, इसमें हाफ कॉयल वाइंडिंग होती है। हाफ कॉयल वाइंडिंग की कनेक्शन की बात होती है, इसके कनेक्शन पहले से दूसरा और दूसरे से पहला ऐसे जोड़े जाते हैं, क्योंकि इसमें कॉयल बहुत ज़्यादा होती है। मैं एग्जांपल के तहत बता दूं, अगर एक स्लॉट में आप कॉयल यूं डाल रहे हैं ना, इस दिशा में मेरे मार्कर की तरफ देखते रहना, तो दूसरे स्लॉट में आप कॉयल की यूं दिशा रखते हैं, धारा की दिशा, पास के पोल विपरीत बनाने के लिए। और दूसरी बात, ये डबल लेयर वाइंडिंग होती है। दूसरी बात, ये जितना एक स्लॉट में आ रहा है ना, यहाँ दोनों कॉयल की डायरेक्शन एक जैसी करने के लिए, क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो एक ही स्लॉट में है, तो इन दोनों को एक ही जैसा काम करना होगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन, छत पंखा, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एक एक करके। बस थोड़े दिनों में लाइव क्लासेज भी शुरू कर देंगे, अभी तो रिकॉर्ड करके डालते हैं आपके लिए, और थोड़े दिन में लाइव क्लास भी होगी। तो सुबह लगभग 7:30 बजे फर्स्ट ईयर के लिए और 8 बजे के करीब आपका सेकेंड ईयर का टाइम रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो, क्लास शुरू होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 1 जून से स्टार्ट कर देंगे, 1 जून 2025 से लाइव क्लासेज आपके लिए होगी। और चैनल सब्सक्राइब आप करो। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो यार, बहुत ज़रूरत है आपके लाइक की। लाइक से ही पता लगता है कि इतने बच्चे हैं जिनको क्लास पसंद आई, वो चाहते हैं कि हाँ ऐसा कंटेंट हमें और देना, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करके फ्री टेस्ट आप अटेंड करते रहना। सवाल पर आइए, आच्छादित मोटर, इंग्लिश में देखो शेडेड पोल मोटर, क्या करें, एप्लीकेशन क्या है, अभी चर्चा करके आ ही गया हूँ। मोटर की क्या विशेषता है, टॉर्क अति निम्न होता है, बहुत कम टॉर्क है, लोड के साथ आप मोटर को चला ही नहीं सकते। गुरुजी यूज क्या है, हल्के भार के लिए काम में ले लो। दक्षता भी बहुत कम है इस मोटर की, 5 से लेकर 35% दक्षता है ओनली फॉर। ये पेपरों में सवाल आ चुका है। इन मोटरों की जो एफिशिएंसी कितनी है शेडेड पोल मोटर की, और स्टार्टिंग कैसे करते हैं, शेडिंग रिंग के द्वारा, है ना, शेडिंग रिंग या शेडिंग कॉयल लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा हेयर ड्रायर, बाल वगैरह सुखाने के लिए। तो कुछ नहीं, हल्का 1 मिनट 2 मिनट चलाते हैं। कंटिन्यू चलने वाली भी मोटर नहीं होती है, खिलौने में भी यही होता है, लगातार चलाते नहीं, ठीक है। और बाकी इनमें से किसी में भी नहीं, इन सब में अपनी कैपेसिटर मोटरें ही होती है। छत पंखे में स्थायी कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और वॉशिंग मशीन में डबल कैपेसिटर मोटर, ठीक है। चारों ऑप्शन समझ में आ गए ना। अब ऐसे आपके पेपर में तो खैर अभी क्या चिंता करनी है, देखो सेकेंड ईयर आप पास कर जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ, एक भी फेल नहीं होगा। आप तैयारी करो कंपटीशन एग्ज़ाम की। भाई हम साल में 8 से 9 महीने कंपटीशन एग्ज़ाम वालों को पढ़ाते हैं, हमें पता है उनकी क्या हालात है, उनकी कितनी तैयारियां हैं। आप जब बाहर निकल करके आ जाओगे, ITI बेस पे भर्ती आएगी, फॉर्म आप भी भरोगे, उनके साथ आपको कंपटीशन फाइट करना है। तो कंसेप्ट आज से क्लियर करने शुरू कर दो, अगर मेरा मान रहे हो तब, नहीं तो जिस दिन भर्ती आएगी तब देखना। ITI में पास हो जाओगे, क्या है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो हम बता रहे हैं, यही देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। हार्ड डिस्क ड्राइव में कौन सी मोटर काम में लेंगे, सिंगल फेज मोटर काम में लेते हैं। एक विशेष प्रकार की मोटर होती है जिसका नाम है स्टेपर मोटर। वास्तव में ये स्टेप में गति करती है, जैसे हमारी घड़ी करती है ना, वैसे टिक 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 टिक, ठीक है। इस हार्ड डिस्क के अलावा इस मोटर का एक और इस्तेमाल है, वो है फैक्स मशीन। पेपर में आ चुका था, इनमें से किस अनुप्रयोग में स्टेपर मोटर का इस्तेमाल किया गया है। कंपटीशन एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ, ऑप्शन में था फैक्स मशीन, ठीक है। तो स्टेपर मोटर स्टेप्स में गति करती है, और इसके कई 3 विशेष प्रकार भी होते हैं, हाइब्रिड स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। इसमें स्टेप एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है। हाँ, कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी अच्छी मोटर है, सवाल आए हुए हैं कंपटीशन पेपरों में भी इसके, है ना। कोई बात नहीं, अभी आराम से सेकेंड ईयर पास करो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो जाए ना, तैयारी की तरफ टूट पड़ना ज़रूरी बहुत है। कंटिन्यूटी नहीं रखोगे ना, रह जाओगे। मैंने ये देखा है 2022 में पास आउट बच्चे 2024 में सेलेक्ट हो गए, नौकरियां लग गई,
जबकि 2016-17 के पास आउट अभी तक बैठे हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती और कमज़ोरी थी कंटिन्यूटी नहीं रखी। भाई आजकल ये तो है नहीं कि सर्टिफिकेट दिखा करके कोई नौकरी दे देगा, पेपर पास करना पड़ेगा। आइए सवाल पर, क्या प्रभाव होगा यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ दिए गए। ध्यान से देखना, सेकेंडरी वाइंडिंग है, स्प्लिट फेज मोटर है, कुछ स्लॉट हमने छोड़ दिए हैं जिसमें वाइंडिंग नहीं हो पाई, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में एक से ज़्यादा कॉइल ग्रुप होता है एक पोल फेस के अंतर्गत। इसलिए अगर कुछ स्लॉट खाली रह जाए तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जैसे छत पंखे का मैं एग्जांपल दूं, यहाँ तो अगर आपके एक पोल की पोलरिटी विपरीत हो जाए ना, तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी धीमी चल सकती है, लेकिन ऐसे नहीं कि मोटर बंद हो जाएगी। 4 पोल की मोटर में अगर पोलरिटी विपरीत ही हो गई तो 2N बन गई, 2S बन गई, ये मोटर नहीं चलेगी। लेकिन छत पंखे में तो 16-16 पोल होते हैं। अब एक पोल की पोलरिटी अपोजिट हो गई, मान लेते हैं इसकी अपोजिट हो गई, तो ये तीनों एक जैसे बन गए, तो इतना गैप बाकी दोनों पोल कवर कर लेते हैं। ऐसे ही इसमें होता है, कुछ स्लॉट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वाइंडिंग सेकेंडरी है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अगर हो ना तब फर्क पड़ जाता है, फिर वो काम नहीं करेगा। अगला सवाल देखो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैं बहुत जगह करवा चुका हूँ सवाल, और आपके दिमाग में उत्तर क्या आता है वो भी देखना। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप ऑप्शन खुद ढूंढना, और मैं बताऊँ यहाँ 90% बच्चे जल्दबाजी में गलतियाँ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच गति रेगुलेशन विधि में अपकेंद्रीय स्विच से क्यों जुड़ा हुआ है? चलो यहाँ तो अलग है, ये नहीं है, वो मैं बताऊँगा। कैपेसिटर, डबल कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है, वो सवाल अलग था, है ये अलग है। स्पीड कंट्रोल करने का एक मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच विधि, किस में लगता है? यूनिवर्सल मोटर में। अब ये क्वेश्चन भी ना देखो, वैसे तो बार बार आ रहा है, 2 बार आ गया। पहली क्लास में, इससे पिछले वाले में अपन ने पढ़ा तो उसमें डायग्राम दिया हुआ था सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म से स्पीड कंट्रोल करने का, और उसमें कैपेसिटर दिखा रखा था सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मैं जोड़ ही देता हूँ, नीचे की तरफ रियोस्टेट जोड़ रखा था, है ना। जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है तो यहाँ पर कैपेसिटर जोड़कर दिखा रखा था, यहाँ पर रियोस्टेट जोड़ करके दिखा रहा था, यहाँ मोटर की फील्ड वाइंडिंग और फिर आर्मेचर और वो, है ना, ऐसे दिखा रखा था। तो वो पूछ रहा था कि इस कैपेसिटर का काम क्या है। अब सेम यहाँ से फिर सवाल पूछ लिया, तो देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए होता है। हाई स्पीड पे स्विच हट जाएगा, रजिस्टर सर्किट में आएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगी, स्पीड डाउन होगी, स्पीड डाउन होगी तो स्विच फिर लगेगा, स्विच फिर लगेगा तो स्पीड तेज़ होगी। ये बार बार जो मेक और ब्रेक होता है ना, इस दौरान स्विच संपर्क पर स्पार्किंग होती है। उस स्पार्किंग को रोकने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है? कैपेसिटर लगाया, क्योंकि कैपेसिटर जैसे ही वो एनर्जी आएगी अपने अंदर स्टोर कर लेगा, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहता है। टू रिड्यूस द स्पार्क इन कॉन्टैक्ट, संपर्कों पर स्पार्किंग कम करने के लिए। समझ में आ रहा है ना, चीज़ें समझ तो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, गारंटी मेरी है पेपर में यही मिलेंगे। एग्ज़ाम तक तो आपको रटवा देंगे यार, अभी तो 2 महीने पड़े हैं आज के हिसाब से, जहाँ से मैं क्लास आपको दे रहा हूँ मई महीने में, तो हो जाएगा अच्छे से। जो आज ही हमारी देख रहे हैं वो तो भाई जो एग्ज़ाम के नज़दीक देख रहा है उसके लिए तो भारी हो गया ना, मटेरियल एक साथ हो गया। सवाल देखो, प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे बदलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपल्सन मोटर में घूमने की दिशा बदलने के लिए किसी प्रकार के कनेक्शन बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कैपेसिटर मोटरों में डायरेक्शन बदलने के लिए या तो रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे बदलने होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम ब्रूसों के एक्स को शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये NS स्टेटर है और ये रोटर का है, तो हम इसको घुमाते हुए दूसरी साइड ले आएंगे ना, तो एक तो मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी, दूसरा मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी यूँ था, घुमा करके इधर ले आए। 20 डिग्री के कोण पर मैक्सिमम होता है, इसका ध्यान रखना। 45 डिग्री पर अधिकतम टॉर्क होता है और 20 डिग्री पर इसकी स्पीड का माना जाता है कि रनिंग टॉर्क या रेटेड टॉर्क मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब पेपर में अपोजिट क्वेश्चन आया कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ तो नहीं, खैर यहाँ तो इतना ही आएगा, एज इट इज़ रट लो इसको कि गुरुजी कन्फ्यूज क्यों कर रहे हो या ज़्यादा क्यों बता रहे हो। भाई बताएंगे, अब आप सेकेंड ईयर पास कर लोगे, भर्ती परीक्षाओं के लिए जाना है। कंपटीशन एग्जाम में सवाल आया, निम्नलिखित में से किस मोटर में घूमने की दिशा बदलने के लिए कनेक्शन बदलने की आवश्यकता नहीं है? रिपल्सन मोटर आएगा। फिर सवाल आ गया रिपल्सन मोटर की डायरेक्शन कैसे बदलेंगे? तो डायरेक्शन वाला छोटा सा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वापस उसी को ही समझा दिया इसने।
अब मैं जैसे बताता आया हूँ, अपने एग्ज़ाम में ऐसा बार बार होता है क्या गुरुजी, एक जैसे 2 क्वेश्चन होते हैं और एक ही शिफ्ट में वो आए रहते हैं। जो मॉडल टेस्ट सीरीज हमने आपको ऐप में प्रोवाइड करवा रखी है ना, उसमें हमने ये दे रखे हैं। पिछले पेपर आपको ज़रूर पढ़ने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 75 क्वेश्चंस के पूरे सेट जो पिछले पेपर हुए थे 2023, 24, 25, 22, 23, 24 के, तो वो हमने मॉडल टेस्ट सीरीज में डलवा रखे हैं। आप ज़रूर ज्वाइन करना, ऐप में है। ऐप डाउनलोड करके ITI CBT एग्जाम सेक्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों आ जाएंगे। आप अपना सेकंड ईयर वाला ज्वाइन करना। उसमें 75 के 75 क्वेश्चंस के पूरे ओरिजिनल पेपर डले हुए हैं। एक ही शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन है। अब मान लो पेपर में वो भी आ जाए और ये भी आ जाए और दोनों क्वेश्चन एक ही है। क्या कह रहे हैं, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होगा यदि चुंबकीय एक्स को दूसरी ओर स्थानांतरित कर दें। तो कर दो भाई, अभी हम करके आए हैं। ये रहा, ये स्टेटर का है, ये रोटर का है इधर, तो इसको रोटेट करके इस तरफ ले आएंगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाएगी, मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। ये रहा ऑप्शन में, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, घूमने की दिशा बदल जाएगी। क्लियर है पॉइंट? क्या क्लियर ये नहीं होंगे तो क्या क्लियर होगा? आराम से तो बता रहे हैं, किसी में कोई डाउट नहीं है। और हमें आप ये बताओगे गुरुजी लाइक करके कि हाँ समझ में आ गया। लाइक करोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ इतने को समझ में आ गई। करके जाना प्लीज़। आगे सवाल पर देखो, टेबल फैन में किस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल होता है? छत पंखा और टेबल फैन, इन दोनों में परमानेंट कैपेसिटर मोटर ही होती है, ध्यान रखना। एडी करंट तो कोई मोटर ही नहीं होती है। यूनिवर्सल मोटर फूड मिक्सर और वैक्यूम क्लीनर और उसमें है। शेडेड पोल मोटर हेयर ड्रायर में है, अभी जो अपन पढ़ करके आए थे, है ना। अच्छे है क्वेश्चन, पढ़ लो और आज सिंगल फेज मोटर कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है ना। फिर कुछ नहीं छोड़ेंगे, आगे नया टॉपिक शुरू करते हैं भाई। मोटरें कंप्लीट हो गई, फिर सिंक्रोनस मोटर, MG सेट, बहुत बड़ा है। UPS टॉपिक देखो, है ना। ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। कैपेसिटर को एकल परिपथ में स्थायी कैपेसिटर मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? सॉरी ये भी नहीं है, मतलब कैपेसिटर कैसे लगता है सिंगल फेज मोटरों में? फेज विभाजन करने के लिए लगता है, एक फेज का 2 फेज बनाने के लिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में लगता है हमेशा। कैपेसिटर कला विभाजन के लिए कहाँ लगता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल मोटर हो, स्विच हो, तो वो हट जाता है, नहीं तो लगा रह जाता है। किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का अन्य किसी प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? सबसे ज़्यादा टॉर्क वाली अगर बात करें तो फिर यूनिवर्सल मोटर आएगा भाई। 450%, 450% इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है। और अगर सबसे कम पूछे ना कोई तो है आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। दोनों आए हुए हैं। न्यूनतम टॉर्क वाला पिछली क्लास में करवाया था, ये मैक्सिमम वाला है ना। तो कवर अप कर लेना है, समझ जाना। हाँ ये है वो क्वेश्चन, अब आ गया देखो। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है? जनरली 90% बच्चों ने ये पढ़ रखा है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है 75% से ज़्यादा गति पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से हटा देना। लेकिन नहीं भाई, डबल कैपेसिटर मोटर में 75% गति के बाद में एक कैपेसिटर ही हटता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटाता है उस कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर जो छोटे से मान का होता है वो, और स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग में भी लगे रहते हैं। तो इसके यहाँ काम होता है 75 से अधिक गति पर कैपेसिटर को हटाना। डिस्कनेक्ट द कैपेसिटर, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कहाँ है। रनिंग वाइंडिंग को तो हटाता ही नहीं है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी नहीं हटाता। ये रस्सी ऑप्शन में, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीच्ड 75 to 80% ऑफ स्पीड। ये है वो क्वेश्चन। अगर यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं हटता है तो बड़े मान वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर एक कैपेसिटर उसमें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, तो वहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी क्योंकि वहाँ कोई कैपेसिटर नहीं होता। और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की अगर बात की जाए तो वहाँ भी स्टार्टिंग वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी, वहाँ कैपेसिटर भी है, दोनों ही डैमेज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना वो स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी बनी रहती है बाद में भी काम करने के हिसाब से, इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग पे यहाँ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आ जाओ अगले सवाल पर। अब इस क्वेश्चन में गणना करनी है आपको। यहाँ तो कोइंसिडेंस, इत्तेफाक ऐसा हो गया कि सिंगल फेज मोटर है
तो 90 डिग्री उत्तर आ रहा है। लेकिन मैं तो आपको कारण सहित बताऊंगा कि आया कैसे। मान लो संख्या बदल गई कभी, तो कोई ज़रूरी नहीं है उत्तर 90 डिग्री हो, उत्तर 80 डिग्री, 60 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, कितना भी हो सकता है। इससे कैलकुलेशन बनती है, एक फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ, सुनो। हाफ कॉयल कनेक्शन में 28 स्लॉट, 14 पोल, 14 कॉयल, सीलिंग फैन के लिए स्लॉट दूरी की गणना करो। माय डियर, स्लॉट डिस्टेंस को स्लॉट एंगल भी बोला जाता है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 डिग्री बटे पोल पिच। क्या फॉर्मूला होता है? 180 डिग्री बटे पोल पिच। पोल पिच का फॉर्मूला होता है स्लॉट बटे पोल। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? 180 इंटू पोल बटे स्लॉट, ये याद रखो। स्लॉट एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? सिंगल फेज मोटर हो चाहे 3 फेज मोटर हो, दोनों में सेम फॉर्मूला है। रटे मार लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान रख दो 180 डिग्री इंटू पोल, कितने पोल है? 14 पोल है। स्लॉट कितने हैं? 28 स्लॉट है। गुणा भाग करके उत्तर निकल 90 डिग्री आंसर आया। ये सिंगल फेज मोटर समझ करके बहुत सारे बच्चे इसका 90 डिग्री उत्तर कर देते हैं कि बस हो गया। नहीं भैया, हमें अनुभव है, हम आपको गलत चीज़ नहीं बताएंगे। हम वो नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ करके उत्तर बता दिया कि बस बच्चों हो गया, बस बच्चों हो गया। नहीं, बने रहो आराम से, क्वेश्चन कम हो जाए लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें होगी। रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों होती है? रनिंग वाइंडिंग पहले होती है और ऊपरी भाग में स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। रनिंग वाइंडिंग होती कैसे है? मोटे तार की, कम टर्न की। इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा? कम, तो फिर इंडक्टेंस क्या होगा? उच्च। तो स्लॉट में जितना गहराई में होगा उतना ही ज़्यादा इंडक्शन मिलेगा। टू गेट हाई इंडक्शन, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो बस माय डियर यहीं रोक रहा हूँ आज की क्लास। बचे हुए कुछ क्वेश्चन और भी है तो वो आपको मिलेंगे अगली क्लास में। फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करके जाना। चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है। आपसे सब्सक्राइब वाला बटन ही तो दबाना है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है उसके लिए। और दोस्तों तक पहुंचाइए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। बहुत धन्यवाद।